हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त डॉक्टर मनोज टावानी, डायरेक्टर कंट्रोल्स नागपुर से आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। बच्चों, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो, इस टॉपिक में हम लोग ने लास्ट हेडिंग न्यूट्रिएंट साइकिल इस पर पढ़ने की जो शुरुआत की थी, और इस कॉन्सेप्ट में एक न्यूट्रिएंट साइकिल, वेरी फेमस न्यूट्रिएंट साइकिल दैट इज कॉल्ड एज कार्बन साइकिल, इस पर हम बातचीत करेंगे। कल आपको बताया था न्यूट्रिएंट साइकिल दो टाइप की हो सकती है, गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल और एक सेगमेंटरी और एक गैसियस। गैसियस मतलब जिसका मेन रिजर्वोयर एयर या गैस में मिल जाएगा आपको, और दूसरा सेगमेंट मतलब जहाँ अर्थ में आपको मिलेगा। सो कार्बन साइकिल कौन से कैटेगरी में आएगा बेटा, गैसियस वाले में या सेकेंडरी वाले में? गैसियस वाले। सो रिजर्वोयर ऑफ कार्बन, एटमॉस्फेयर कंटेन्स अबाउट 1%, organism 49% of dry weight, ocean 71% dissolved of carbon. It regulates the amount of atmospheric CO2 and fossil fuel. ये चार पांच आपके पास रिजर्वायर है कार्बन के रूप में। कार्बन हो सकता है डायरेक्टली हो, कार्बन हो सकता है किसी के साथ कॉम्बिनेशन में आपको मिले। जैसे एटमॉस्फेयर में कार्बन आपको कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में मिल रहा है, अकेला कार्बन नहीं मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में मिलेगा। ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको जो कार्बन बनता है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एज वेल एज नाइट्रोजन, ये तीन चार लोग के साथ मिक्स आपको मिलेगा। जैसे आप कार्बोहाइड्रेट फूड खाए तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिला, लिपिड्स खाए तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिला, प्रोटीन्स खाए तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ क्या मिल गया, नाइट्रोजन। फिर वो बता रहा है कि ओशियंस, अब यहाँ पे जो है ना 71% डिसॉल्व फॉर्म में मिलेगा, डिसॉल्व कार्बन। और इसके अलावा समुद्र के अंदर जो लाइमस्टोन होंगे या लाइमस्टोन की जो चट्टानें होंगी, तो लाइमस्टोन मतलब कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, उस रूप में भी आपको कार्बन काफी सारा मिल सकता है। और फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये कुछ एग्जांपल्स हो गए, केरोसिन वगैरह, जिससे आपको कार्बन मिल सकता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हो गए जहाँ से आपको कार्बन मिल सकते हैं। कार्बन साइक्लिंग ऑकर्स थ्रू एटमॉस्फेयर, ओशियन एंड थ्रू लिविंग एंड डेड ऑर्गेनिजम्स। अब ये क्या क्या होगा देखिए, कार्बन की जो साइकिल हो रही है उसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, बोल रहे हैं। एटमॉस्फेरिक एयर का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, तो पानी का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो हम जैसे लिविंग का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो डेड ऑर्गेनिजम्स का भी इन्वॉल्वमेंट है। अब डेड का कैसे इन्वॉल्वमेंट होगा वो भी समझ लेते हैं। देखिए, ऐसा है कि जब कोई इंसान से शुरू करते हैं, इंसान की अगर डेथ हो जाती है तो एक संस्कृति है कि हम उसको दफना देंगे, कल्चर है, या फिर हम उसको जला देंगे। अब दफना दिए तो उसके बॉडी में जो भी सेल्स होंगे, जो भी टिश्यूज और ऑर्गन्स होंगे, वो सब के अंदर जो सेल है उसके अंदर क्या मिलेगा, कार्बन मिलेगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब चीजें आपको मिलेंगी। अब ये सारी चीजें डिकम्पोज होकर कहाँ ऐड हो रही है, सॉइल के अंदर। मतलब उसके बॉडी के अंदर जो भी सेल्स थे, दांत को और हड्डी को छोड़कर, दांत को और हड्डी को छोड़कर, ये सारी चीजें डिकम्पोज होकर हमने मिट्टी में ऐड करवा दी। मतलब डेड बॉडी के बॉडीज में से भी क्या निकला, कार्बन निकलता है। समझ में आई बात बेटा? ये भी हो सकता है कि हमने बॉडी को जला दिया। अब जला दिया हो तो उसका एक ट्रेंड है कि जलाने के बाद जो राख बचती है, हड्डियों को चुन के अलग निकाल लेते हैं, और जो राख बचती है उसको बोरे में पैक करके किसी नदी वगैरह में बहा दिया जाता है। तो बेसिकली उसके बॉडी का जो कार्बन कंटेंट है वो किसी नदी में, यानी कि एक्वाटिक एनवायरनमेंट में ऐड होगा। लकड़ी जलिए तो लकड़ी के अंदर भी कार्बन होगा, लकड़ी इज अ पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांट इज अ लिविंग स्ट्रक्चर, उसके अंदर भी कार्बन कंटेंट कुछ भी रहा होगा तो वो भी कहाँ चला गया बेटा, पानी के अंदर चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से एनवायरनमेंट की चीज एनवायरनमेंट को लौटा दी जाती है, ये मेरा कहने का मतलब है। तो यहाँ पे एक छोटा सा फोटो चार्ट या साइकिल आप कह सकते हो चीजों को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट अस डिस्कस वन बाय वन। सबसे इंपॉर्टेंट जो एयर में कार्बन आ रहा है वो आजकल फॉसिल फ्यूल के कंबशन से आ रहा है। फॉसिल फ्यूल का कंबशन मतलब हमारे गाड़ी में जो पेट्रोल डीजल जलता है, कंबशन होता है इंजन में, उससे जो धुआं निकल रहा है उससे आ रहा है, वन इम्पोर्टेंट थिंग। दूसरा जो इंडस्ट्री जैसे कोराडी थर्मल पावर स्टेशन वगैरह जो है, जो कोयले को इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो वहां से जो धुआं जनरेट हो रहा है
उसमें वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पोल्यूटिंग मटेरियल इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज दे आर द मेन रिजर्वॉयर्स जहाँ पे फॉसिल फ्यूल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होता है और जिसके वजह से आपको CO2 मिल जाएगा। आपको बहुत अच्छे से CO2 समझना है तो कोई भी लाल डब्बा सिटी बस के बाजू में जाके खड़े हो जाओ रेड सिग्नल पे। अब रेड सिग्नल पे लाल डब्बा सिटी बस के बाजू जाके आप खड़े हो गए तो जब वो रेड सिग्नल से स्टार्ट करेगी फिर वो फर्स्ट गियर में गाड़ी जाती है, फर्स्ट गियर में गाड़ी जाती तो बहुत डार्क कलर का धुआं वहां से निकलते हुए आपको दैट शोज की बहुत ज्यादा हाई लेवल पे कंबशन हो रहा है और बहुत ब्लैक पार्टिकल्स वाला कार्बन वाला मटेरियल उसमें से बाहर निकल रहा है। तो फॉसिल फ्यूल के कंबशन से या कोई भी चीज जलेगी तो वहां से, अभी ये जो प्लांट्स है या एनिमल्स है ये लोग अगर रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो रेस्पिरेशन का जो गिव आउट प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, फिर ये एक्वाटिक फूड चेन से भी आपको CO2 एटमॉस्फेयर में ऐड हो सकता है वो है। और रेस्पिरेशन एंड डिकम्पोजिशन दैट्स द मोस्ट इंपोर्टेंट। डिकम्पोजिशन किसका होगा, डेड वालों का, जो मैं भी आपको समझा रहा था। डेड ऑर्गेनिजम्स का डिकम्पोजिशन होगा, वो कार्बन कंट्रीब्यूट करेगा उसके बॉडी से निकालने का। रेस्पिरेशन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो आप और मैं हर समय कर रहे हो और भी बहुत सारे एनिमल किंगडम के मेंबर कर रहे हैं। व्हाट वी गिव आउट इज कॉल्ड एज CO2। अब ये जो CO2 ये जा कहां पे, तो ये दिखा रहा है एटमॉस्फेयर में जा रहा है। कोयले को जलाऊंगा तो कहां से जा रहा है, अगेन एटमॉस्फेयर में। ये जो पेट्रोल डीजल टाइप की जो चीजें बता रहे हैं वो सब भी जलने से कहां जाने वाला है, एटमॉस्फेयर के अंदर। तो मेन रिजर्वॉयर कौन हुआ बेटा, एटमॉस्फेयर के पास जा रहा है CO2 मोस्टली। फिर बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट, फ्यूल वुड एंड ऑर्गेनिक डेब्रिस। जैसे भी आपने देखा होगा जंगल में आग लग जाती है तो बहुत मुश्किल जाता है उसको कंट्रोल करने के लिए। कभी शायद आपने सुना होगा तेल की कुएं में आग लग जाती है तो महीनों महीनों तक वो जलते रहता है। तेल की कुएं में अगर आग लग जाती है कंटिन्यूसली फायर ब्रिगेड उसको बुझाने की कोशिश करती है पर वो आग बहुत कंटिन्यूस लंबे समय तक चलते रहती है। कुछ कुछ तेल की कुएं में तो साल साल भर आग चलती है, कंटिन्यूस बुझाने की कोशिश होगी फिर भी साल साल भर आग चलते रहती है उसके अंदर। तो अगर इतना ज्यादा प्रदूषण, अच्छा इसके अलावा और भी है, अगर किसी दो देश में फाइटिंग हो जाए फिर वो वेपन्स इस्तेमाल करेंगे, फाइटिंग होना है लकड़ी के डंडे लेके जाएंगे एक को मारने के। तो फिर जैसे गोला बारूद वगैरह जब वो इस्तेमाल करते हैं तो गोला बारूद की वजह से भी आपको वहां पर बहुत ज्यादा CO2 जनरेट होते हुए मिल सकता है। तो ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे आपको CO2 का वर्किंग नेचर आपको समझ में आएगा। अब ये लाइमस्टोन वगैरह की भी मैं आपसे थोड़ी देर पहले भी बात कर रहा था। लाइमस्टोन आपको पानी के अंदर भी मिल सकता है, लाइमस्टोन आपको जमीन के अंदर भी मिल सकता है। 4 into 10 to power 13 kg of carbon is fixed in the biosphere through photosynthesis annually। इस वर्ड का मतलब है नेचर से हम इतना कार्बन यूज कर रहे हैं। नेचर, अच्छा कार्बन यूज करने की क्षमता सबसे बेहतर किसके अंदर है, प्लांट्स के अंदर, फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो बता रहे आमतौर पे इतना कार्बन यूज हो जाता है फोटोसिंथेसिस पर्पस के। A major amount of carbon returns to the atmosphere as CO2 through respiration, वो भी 1 मिनट पहले बात किया। Processing of waste and dead organic matter by decomposition also release CO2। सिर्फ हम हमारे डेड बॉडी से निकल रहा है ऐसा नहीं है, जैसे जो भी डिकम्पोजिशन प्रोसेस फूड मटेरियल का होता होगा, जैसे से फॉर एग्जांपल सब्जी के छिलके हो सकते हैं, फ्रूट्स के छिलके हो सकते हैं, उनका भी अगर डिकम्पोजिशन हो रहा है तो उसमें से भी आपको CO2 मिल जाएगा। इवन गोबर गैस प्रोडक्शन जिसको हम बायोगैस कहते हैं बच्चों, उसमें से भी आपको CO2 मिलता है। ठीक है, जब गोबर गैस प्लांट में प्रिपरेशन होता है तो उसमें मीथेन के अलावा जो सेकंड नंबर की गैस मिलती है, मीथेन सबसे मेन गैस रहता है उसमें, and the second gas you get is called as CO2। फिर ऐसे और भी छोटे मोटे बहुत सारे तरीके हैं जिसमें CO2 आपको मिलता होगा। Some amount of the fixed carbon is lost to sediment removed from the circulation। कुछ चीजें मिट्टी के अंदर हमेशा के लिए डिपॉजिट हो जाएगी। Burning of wood, forest fire and combustion of organic matter, fossil fuel and volcanic activity are other sources of releasing CO2। ये तो मैं भूल ही गया था, वॉल्केनिक एक्टिविटी बोलना, वो भी वर्ड कवर कर रहे हैं। The role of human activities in carbon cycle, deforestation, burning of fossil fuel etc. has increased the rate of release of CO2 into the atmosphere। और इसकी वजह से धरती पर आपने साइंस में लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा ग्लोबल वार्मिंग नाम का एक कॉन्सेप्ट अराइज होगा, यानी कि धरती का जो तापमान है, एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ वो बढ़ रहा है ऐसा उनका कहना है। और अगर एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ बढ़ेगा, एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ कितना है, अर्थ एज अ होल प्लैनेट
एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ एज अ होल प्लैनेट 14 से 15 के बीच में डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसमें सभी आ गया। फिर आपका उधर वो टुंड्रा रीजन नॉर्थ पोल वाला भी आ गया होगा, तो आपका इक्वेटोरियल का हॉट क्लाइमेट भी आ गया। सब टाइप के क्लाइमेट का मिला के एवरेज कंडीशन है। नॉर्मली इट इज सेट टू बी 14.5, पर मैंने आपको रेंज बोला 14 से 15 का। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे मेजर गैस में से एक है CO2। The next is phosphorus cycle। अभी phosphorus नाम का जो मिनरल है, इसका हमारे बॉडी में भी बड़ा एक्सेप्शनल रोल है, और लगभग सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में इसका एक्सेप्शनल रोल है, क्योंकि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विल नीड ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। और ATP को बनाने के लिए आपको फास्फोरस इज अ मस्ट है। बिना फास्फोरस के ATP नाम का केमिकल कंपाउंड, एनर्जी रिच कंपाउंड बनेगा ही नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एनर्जी रिच कंपाउंड के तौर पे फास्फोरस का इस्तेमाल हो रहा है। तो हर लिविंग वर्ल्ड के मेंबर को आपको ATP चाहिए एनर्जी पर्पस के लिए। तो यही आपसे कह रहा था कि बिना फास्फोरस के ATP नाम का कंपाउंड ही नहीं बनेगा, इसलिए हर लिविंग वर्ल्ड के मेंबर को तो फास्फोरस चाहिए ही चाहिए। फिर वो बैक्टीरिया हो तो भी चाहिए, और हमारे जैसा कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हो तो उसको भी चाहिए। तो phosphorus is a constituent of biological membranes, nucleic acid and cellular energy transfer system। ये अभी मैंने बताया सेलुलर एनर्जी, जिसका नाम था ATP। अब आ जाते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड यानी DNA एंड RNA। DNA और RNA, DNA RNA जिस चीज से बनता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, उसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड 3 लोगों से बनता है, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस, फॉस्फोरिक एसिड। पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस, फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरिक एसिड का फार्मूला है H3PO4। मतलब बिना फास्फोरस के वो भी फार्मूला बनेगा नहीं, वो कंपाउंड बनेगा नहीं। मतलब DNA RNA बनाना है तो अगेन आई विल नीड वन ऑफ द एलिमेंट एज फास्फोरस। फिर लिखा बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स, मतलब जो सेल मेम्ब्रेन होती है हमारे एनिमल किंगडम के मेंबर्स की या प्लांट के, उसमें अगेन यू विल गेट फॉस्फोलिपिड कंसेप्ट। फॉस्फोलिपिड मिलता है, मतलब लिपिड किसके साथ, फास्फोरस किसके साथ मिलेगा आपको? नॉर्मली लिपिड्स के साथ, लिपिड यानी फैट्स के साथ मिलता है। Many animals use phosphorus to make shells, bones as well as teeth। ये वो जगह हो गई जहाँ पे कैल्शियम का महत्व आपने सुना होगा कि भैया टीथ में कैल्शियम का महत्व बहुत ज्यादा है, हड्डियों में कैल्शियम का महत्व बहुत ज्यादा है। शेल्स यानी क्या बेटा? फाइलम मॉलस्कस वाले जो एनिमल रहते हैं ना, कवरिंग के ऊपर जैसे शंख की कवरिंग वगैरह आपने देखी होंगी, तो दैट इज शेल्स। ठीक है, सीप वगैरह जो बनते हैं। तो इसमें कैल्शियम का जहां जहां जरूरत पड़ रहा है वहां पे साथ में कौन जा रहा है बेटा? फॉस्फोरस। और मेरे पास भी टीथ वाला स्ट्रक्चर है तो मेरे को कैल्शियम के अलावा वहां फॉस्फोरस लग रहा है। बोन वाला स्ट्रक्चर मतलब कैल्शियम के अलावा वहां पे फॉस्फोरस नाम का स्ट्रक्चर है। और सभी एनिमल्स के पास ये सारे स्ट्रक्चर्स रहते हैं, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? सबके पास नहीं रहते। जैसे फाइलम पॉरीफेरा अगर आप पढ़ोगे सबसे पहला वाला किंगडम एनिमल का, तो उसमें समथिंग कॉल्ड एज टीथ जैसा स्ट्रक्चर मिल रहा है कि अपने? कई ऐसे फाइलम है जहाँ पे टीथ जैसा स्ट्रक्चर अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो 3 चीजें हैं ना, ये सबके पास अवेलेबल है। न्यूक्लिक एसिड यानी DNA और RNA, ATP एंड बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, मतलब सेल है तो सेल का सेल मेम्ब्रेन इज देयर। द नेचुरल रिजर्वोयर ऑफ फास्फोरस इज रॉक इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट्स। अब रॉक कहाँ मिलेगा? जमीन में मिलेगा, इसलिए आपको इसको कौन से साइकिल में डालना है? गैसियस वाली या सेकेंडरी वाली? Sedimentary वाली। Sedimentary। When rocks are weathered, minute amounts of phosphate dissolved in soil solution are absorbed by the plants, herbivores and other animals obtained from the plant। जब पत्थर का बुरबुरा मैकेनिज्म चालू होगा, मतलब पत्थर का डिसोल्यूशन होगा, तो पत्थर का पार्टिकल का बुरबुरा मिट्टी में ऐड होगा, मिट्टी में ऐड होगा तो उसके साथ क्या ऐड हो जाएगा बेटा? फॉस्फोरस। अब उस मिट्टी में जब प्लांट ग्रो होगा तो प्लांट के अंदर वो फॉस्फोरस पहुंचेगा, और उस प्लांट पे जब हर्बीवोरस एनिमल खाने के लिए पहुंचेगा तो उस एनिमल के बॉडी में फास्फोरस पहुंचेगा। The waste products and the dead organisms are decomposed by phosphate solubilizing bacteria releasing phosphorus। अब हमारे पास हमको ये सिखाया जाता है फिजिक्स में कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म।
तो अगर व्यक्ति या एनिमल या प्लांट मर गया है, डेड हो गया है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ लॉक्ड अमाउंट ऑफ एटीपी होंगे। मर गया तो सारी एटीपी एक ही झटके में खत्म हो गया, ऐसा तो नहीं, बॉडी में कहीं ना कहीं एटीपी तो अभी भी लॉक पड़ी होंगी उसके बॉडी में। फिर अगर उसके बॉडी को दफना दिया तो उसकी बॉडी की लॉक्ड एटीपी एनर्जी में से अपने को ये सारे एलिमेंट्स जो है जो उस एटीपी को बनाते हैं, फॉस्फोरस है, एडिनिन है, पेंटोज शुगर है, सबको अपने को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग चीजों को देख लेते हैं। रॉक मिनरल्स मतलब चट्टानों में आपको फॉस्फोरस मिलेगा, इसका वेदरिंग होगा, मतलब इसमें जब बुरबुरे पार्टिकल्स निकलेंगे सॉइल में जाके गिरेंगे तो सॉइल में फॉस्फोरस पहुंचेगा। सॉइल से फॉस्फोरस ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर्स ने अपटेक किए। प्रोड्यूसर्स को किसने खाया होगा, कंज्यूमर्स, यानी कि हर्बीवोरस एनिमल के पास गया होगा, हर्बीवोरस एनिमल से कार्निवोरस एनिमल के पास भी गया होगा, ठीक है। फिर डिट्राइटस मतलब ये लोग जब मर गए तो डिट्राइटस मतलब डिकम्पोजर्स जो इनके बॉडी पे काम करेंगे और उसमें से फिर वो क्या निकाल के देंगे वापस, फॉस्फोरस, ठीक है। वो फॉस्फोरस वापस कहाँ पे आएगा, डिकम्पोज होने के बाद मिट्टी में, मिट्टी से वापस आगे कंटिन्यू हो जाएगा साइकिल। अब ये जो वर्ड है लिटर फॉल, अभी लेट अस टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट। पेड़ से कोई टहनी टूट गई, पेड़ से पत्तियां टूट गई, अब वो पत्ती के अंदर सेल हो गई, टहनी के अंदर प्लांट बॉडी के सेल होंगे, तो फिर क्या होगा, तो पेड़ के बॉडी का जो भी पोर्शन टूट के नीचे आ जाता है समय के साथ, हो सकता है फ्लावर टूट के आ गया, हो सकता है पत्ती टूट के आ जाए, हो सकता है टहनी टूट कर आ जाए, तो वो जो टूटा हुआ पार्ट है मिट्टी पे गिरा हुआ है, तो टूटे हुए पार्ट को भी कौन सा प्रोसेस करेंगे, डिकम्पोजिशन वाला, ताकि उसके सेल के अंदर जो लॉक फॉस्फोरस है वो निकाल के हम कहाँ पे ऐड करेंगे बेटा, मिट्टी के अंदर, ताकि मिट्टी से वापस एक नया फ्रेश ग्रीन प्लांट जनरेट होगा, उसको फॉस्फोरस अवेलेबल हो सके। अब इसके अलावा और भी है, वो भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ, ध्यान से सुनेंगे आप। फॉस्फोरस को लेकर कुछ इंटरेस्टिंग चीजों पे और आपसे बात कर लेता हूँ, ध्यान से सुनिए आप। सीवेज वाटर, जो यहाँ पे भी नहीं लिखा, मैं मेरी तरफ से बता रहा हूँ। सीवेज वाटर यानी पोल्यूटेड वाटर ऑफ आवर सिटी, जिसमें यूरिन वाटर भी होगा, पॉटी वाटर भी होगा, बाथरूम वाटर भी होगा, किचन वाटर भी होगा, हॉस्पिटल से निकला वेस्ट भी होगा, बहुत सारी चीजें। अब जो ऑर्गेनिक वेस्ट होगा, उसमें फॉस्फोरस मिलने के पूरे चांस, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होगा उसमें फॉस्फोरस मिलने के पूरे चांस हो सकते हैं। अब अगर ये फॉस्फोरस रिच ऑर्गेनिक वेस्ट सीवेज वाटर वाला अगर कहीं नदी तालाब में चला गया, आफ्टर डूइंग ऑल द क्लीनिंग प्रोसेस, ये वहां नदी तालाब में अगर जाते हैं तो फॉस्फोरस पहुंच गया एक्वेटिक एनवायरनमेंट, फिर वहां जो एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं जैसे फिश है, दूसरे और भी जो एनिमल्स है, वो उस फॉस्फोरस का क्या करेंगे, यूटिलाइजेशन करेंगे। फिर उनके बॉडी में जो फॉस्फोरस पहुंच गया, फिशरमैन वो फिश को पकड़ के या सी फूड्स को पकड़ के बाहर लेकर आता है। फिर धरती पे प्रेजेंट हमारे जैसे जो जीव जंतु है वो खरीद के उसको खाते हैं। मतलब जो फॉस्फोरस हमने शहर से निकाल के पानी में भेजा था ना, वही घूम फिर के वापस हमारे शहर में आता है इन द फॉर्म ऑफ सी फूड या एक्वेटिक फूड, लेकिन वो इन द फॉर्म ऑफ फिश, क्रैब्स, लॉबस्टर्स, प्रॉन्स, इसके फॉर्म में रिटर्न आ रहा है, क्योंकि उन्होंने वो फॉस्फोरस पानी में कंज्यूम कर लिया जो हमने भेजा था सीवेज वाटर के रूप में। तो दैट इज हाउ हमारी भेजी हुई चीज हमारे पास घूम फिर के किसी दूसरे रूप में क्या हो जाती है, लौट के आ जाती है। तो दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ फॉस्फोरस। डिफरेंसेस पर बाद में कोई इतने को ना, इकोसिस्टम सर्विसेज, हमारा जो नेचर है क्या ऐसा फ्री में हमको सर्विस दे रहा है जिसकी वजह से हमारा जिंदा रहना काफी हद तक आसान हो गया, ठीक है, जिसके लिए हमको चार्ज भी नहीं करता, कोई जीएसटी नहीं लगाता, कोई टैक्स नहीं लगाता, यानी कि सादे भाषा में इनका रिलेटिव इंपॉर्टेंस क्या है, जो हमारे को जिंदा रहने में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है। So the products of ecosystem process are called as ecosystem services. तो आपको नेचर क्या प्रोवाइड कर रहा है, इकोसिस्टम क्या प्रोवाइड कर रहा है, वो उसकी सर्विसेज है। तो इकोसिस्टम सर्विसेज ऑफ अ हेल्दी फॉरेस्ट आर
purify air and water, might mitigate droughts and floods, cycle nutrients, generate fertile soils, provide wildlife habitat, maintain biodiversity, pollinate crops, provide storage site for carbon, provide aesthetic, cultural and spiritual values. अब इसने फॉरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला, दो तीन मुद्दे इसमें डिस्कस कर लेते हैं, कोई भी ले लो. प्यूरिफाई एयर, वह फॉरेस्ट है तो वहां पे बहुत सारे ग्रीन प्लांट्स होंगे, ग्रीन प्लांट्स होंगे तो वहां पे ढेर सारा क्या निकलेगा, ऑक्सीजन जनरेट होगा, ऑक्सीजन जनरेट होगा तो हवा पॉल्यूट होगी कि शुद्ध हो जाएंगे, दैट इज प्यूरिफाई. समझ में आ गया पॉइंट बेटा? जैसे अभी आखिरी वाला पॉइंट, प्रोवाइड एस्थेटिक, कल्चर एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज. अभी कुछ पेड़ों को लेके बड़ी धार्मिक मान्यताएं रहती हैं. We praise that plant as like a god. ठीक है, उस पेड़ को लेकर हम लोग भगवान के रूप में उसको पूजा कर लेते हैं. ठीक है, अब कुछ पेड़ ऐसे होंगे जैसे पीपल का पेड़ है, शायद नाम सुना हो, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, तुलसी का पेड़, ऐसे कुछ पेड़ है. फिर वो एक पूजा आती है, क्या बोलते हैं उसको, पूजा का नाम भी आती है ना, पूजा यहाँ नहीं, What Savitri Puja? With that lady is there taking a thread, पेड़ को लपेटिंग एंड लपेटिंग एंड लपेटिंग एंड लपेटिंग. सुना है इसके बारे में? तो सो मेनी डिफरेंट, जो मेरे को मालूम था वो मैंने शेयर किया. अलग अलग रिलीजन्स में और भी कुछ होंगे, मेरे को आइडिया नहीं होगा. तो दैट इज अबाउट कल्चरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज की हम बात कर रहे हैं. ठीक है, देन पॉलिनेट क्रॉप्स, या फिर क्या लिखा है, और cycle the nutrient, generate fertile soils. fertile soils को जनरेट करना कैसे, क्या? तो अभी आपको अगर पेड़ है तो बहुत सारी चीज उसकी टूट के गिरती है, वापस सॉइल की फर्टिलिटी को क्या कर लेता है, मेंटेन करेगा. पॉलिनेट क्रॉप्स, अब जंगल है तो वहां पे बहुत सारे क्या रह सकते हैं, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, ये भी रहेंगे. अब पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन नाम का एक कंसेप्ट और एक सेल्फ पॉलिनेशन नाम का कंसेप्ट होता है. क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रहेगा, जैसे एक तितली है, एक हनी बी है, और एक फ्लावर्स पे बैठता है, फिर दूसरे पे जाता है, दूसरे से बैठकर तीसरे पे जाता है. तो अपने बॉडी के साथ वो एक फ्लावर का पोलन लेके कहाँ चला जाता, दूसरे फ्लावर के पास, उस हिसाब से क्रॉस पॉलिनेशन में कंट्रीब्यूट कर देता है. तो इस तरीके से बहुत सारी चीजों को मैं आपको हेल्प मिल सकता है. रॉबर्ट कॉस्टेंजा एंड हिज कलीग्स हैव ट्राइड टू पुट प्राइस टैग्स ऑन नेचुरल लाइफ सपोर्ट सर्विसेज. इन्होंने कहा कि लेट अस ट्राई कि ये जितनी सर्विसेज हमको मिलती है, गॉड ने जो हमको बना के दी है, नेचर से जो मिलती है, इन सब की कुछ कीमत लगाई जाए. क्योंकि हर चीज को कैसा फोकट में मिलती है ना, उसकी वैल्यू नहीं रहती. फ्री में मिलती तो उसकी वैल्यू नहीं रहती है, और फ्री में नहीं मिले उसका पैसा पे करने पड़े तो उसकी अहमियत अचानक समझ में आ जाती है. ठीक है, अब जैसे यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं कॉस्ट की. कॉस्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर मेरे को पे करना पड़ा, अब जैसे से फॉर एग्जांपल आपको पता होगा कोरोना काल में ऑक्सीजन का भी, सिलेंडर का भी एक्यूट शॉर्टेज हो गया था. यानी वहां पे ऐसा हो गया था कि ऑक्सीजन सिलेंडर को अरेंज करना है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था. हॉस्पिटल सर्विसेज जो ये प्रोवाइड करती है, इंडिविजुअल लेवल पे अपने को खरीदना पड़ रहा था, क्योंकि हॉस्पिटल सर्विसेज शायद उतना प्रोवाइड नहीं कर पा रही. तो ये जो सारी चीजें हैं, researchers have put an average price tag of $33 trillion a year on fundamental ecosystem. ट्रिलियन में जीरो कितने लगते हैं मेरे को नहीं पूछना है, वो भी डॉलर में बात कर रहे हैं वो. ठीक है, दिस इज नियरली ट्वाइस द वैल्यू ऑफ ग्लोबल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यूएस 18 ट्रिलियंस. अब ये बता रहे हैं कि यूएस की जो इकोनॉमी है वो 18 ट्रिलियन की रहेगी. ये अपने को नेचर जो दे रहा है 33 ट्रिलियन का मटेरियल दे रहा है, मतलब उसकी जो इकोनॉमी उससे डबल द कॉस्ट वो नेचर अपने को प्रोवाइड कर रहा है. आउट ऑफ दिस टोटल कॉस्ट द सॉइल फॉर्मेशन अकाउंट्स फॉर अबाउट 50%. Contribution of other services like recreation and nutrient cycle are less than 10% each. The cost of climate regulation and habitat for wildlife are about 6% each. Nobody is going to ask this. अब यहाँ पर जो है ये पर्सन जो थे रॉबर्ट, इन्होंने जो ये कॉस्ट बताई ये कम से कम 20 साल पहले बताई. अभी आज के डेट में जब गिनने जाओगे ये कॉस्ट हो सकता है 50 ट्रिलियन के ऊपर चली गई हो, क्योंकि समय के साथ हर चीज की महंगाई बढ़ गई है. तो ये 20 साल पहले के आंकड़े हैं उसके. आज हो सकता है अगर इसको गिनने जाएंगे तो 33 के बजाय शायद 50 ट्रिलियन के ऊपर चला जाए.
एक्चुअली हो गया था हमसे मिस्टेक, स्लाइड जो अपने चालू किए थे 1 के बजाय 2 वाली पीपीटी चालू की, तो पिक्चर को अपने इंटरवल के बाद से देखना चालू किया था। अब पिक्चर को हम इंटरवल के पहले मतलब टॉपिक का बिगिनिंग पार्ट लेंगे। इकोसिस्टम, जिस पर ये टॉपिक है, इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो। तो सेकंड पार्ट में एक्चुअली हम लोग ने एनर्जी फ्लो, एलेंस रूल, 10% वाला रूल वो सब देखा था। अभी इस टॉपिक में थोड़ा सा इकोसिस्टम पे बात कर लेते हैं। इकोसिस्टम क्या है? तो इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर where living organisms interact each other and also with the physical environment. इकोसिस्टम किसको बोल रहा है? दो लोगों को मिलकर बोल रहा है, लिविंग इंटरेक्टिंग विद लिविंग एंड लिविंग इंटरेक्टिंग विद नॉन लिविंग। लिविंग को आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा, बायोटिक बोलते हैं, और नॉन लिविंग को क्या बोलते हैं बेटा? तो इट्स सिंपली एन इंटरेक्शन जहां पे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का लिविंग मतलब बायोटिक इंटरेक्शन विद बायोटिक एंड बायोटिक इंटरेक्शन विद एबायोटिक। और जैसे इस वक्त हम इस कमरे के अंदर है, इस रूम के अंदर है, तो आप और मैं आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो दैट इज बायोटिक विद बायोटिक, ठीक है। लेकिन साथ में मैं रेस्पिरेशन भी कर रहा हूँ, आप भी रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो आप ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं, मैं भी यूज कर रहा हूँ, बट ऑक्सीजन इज अ नॉन लिविंग, दैट इज वी आर इंटरेक्टिंग बायोटिक विद एबायोटिक, ठीक है। फिर आप एक टेबल बेंच के ऊपर बैठे हुए, मैं खड़ा हूँ एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो वो जो लकड़ी की तख्ती होगी या ये लकड़ी का जो प्लेटफॉर्म होगा, वो लिविंग है इस वक्त की नॉन लिविंग है? तो अगेन यू आर इंटरेक्टिंग बायोटिक विद एबायोटिक। समझ में आ गई बात चीजें बेटा? तो ऐसा हर समय होता है कि बायोटिक का बायोटिक के साथ या बायोटिक का एबायोटिक के साथ हर समय इंटरेक्शन चलते रहता है। दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इकोसिस्टम। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम: टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम, मैन-मेड इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, इसको आप बोल सकते हो नेचुरल, क्योंकि कुदरत, गॉड, नेचर जिसने भी बनाया है। मैन-मेड, ये इंसान के प्लानिंग के हिसाब से डिजाइन किया है। तो मैन-मेड है, इंसान का इन्वॉल्वमेंट है, तो आप इसको नेचुरल नहीं बोलेंगे, आप इसको आर्टिफिशियल बोलेंगे। आर्टिफिशियल मतलब आप अपने इंसानी दिमाग, टेक्नोलॉजी लगा कर उस चीज को डेवलप कर रहे हो। अभी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में 2-3 नाम आ गए: फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, एक्सेट्रा। फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, ये कुछ उसके फोटोग्राफ्स हो गए। फिर एक्वेटिक इकोसिस्टम में बोल रहा है पॉन्ड हो सकता है, लेक हो सकता है, वेटलैंड, रिवर, एस्चुरी। ये वर्ड कुछ बच्चों के लिए नया होगा, कुछ को पता होगा। एस्चुरीज क्या है? बाकी तो सारे वर्ड सुने होंगे, कुछ बच्चों ने शायद एस्चुरी वर्ड नहीं सुना होगा। ये सबको पता है? एस्चुरीज आर द प्लेस, इसको ब्रैकिश वाटर प्लेस बोलते हैं। एस्चुरीज आर द प्लेसेस जहां पर नदियां जाके समुद्र से मुलाकात करती है। तो एक छोटा सा पट्टा बनता है हिस्सा, उस जगह के पानी में ना प्योरली रिवर वाटर मिलेगा ना प्योरली सी वाटर मिलेगा, दोनों का पानी क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है एक पर्टिकुलर जगह पे। तो एस्चुराइन वाटर्स या ब्रैकिश वाटर्स, जहां पे नदी जाकर अपने बॉयफ्रेंड सागर को मिलती है। अब तुम बोलेंगे सर ऐसा कैसा बोल दिया? क्योंकि बहुत सारे नदियों का नाम हमारे इंडिया में ना फीमेल जेंडर के बेस से है। रिवर गंगा, रिवर यमुना, फिर रिवर सरस्वती भी थी, वो गायब हो गई, गोदावरी। तो ऐसे बहुत सारे नाम आप जब सुनते हो ना तो ऐसा लगता है फीमेल जेंडर बेस नेम है। रिवर नर्मदा। और कहाँ जाके मिली बोले तो कभी अरेबियन सी को मिली, कभी बे ऑफ बंगाल को मिली। तो ये सब कौन है भैया? हिंदी में सागर बोलते हैं इनको। तो ऑलमोस्ट मेजोरिटी नदियों का कॉमन बॉयफ्रेंड है, उसका नाम क्या है? सागर। और ये जो सागर को मिलने के लिए एक नदी जब चलती है तो एक पर्टिकुलर प्लेस में जब वहां उसकी मुलाकात होती है, वो पर्टिकुलर प्लेस में नदी और समुद्र का पानी क्या होने वाला है? मिक्स्ड होने वाला है। तो उसके रिलेटेड वर्ड आता है एस्चुरीज। फिर मैन मेड इकोसिस्टम, क्रॉपफील्ड्स एंड एक्वेरियम। अब जैसे से फॉर एग्जांपल इकोसिस्टम क्रॉपफील्ड, खेत में किसान को प्लान करना है कि मुझे किस चीज की फसल ग्रो करनी है, बीज कैसे डालने हैं, ये किसान प्लान करेगा तो उस हिसाब से खेत में प्लांट्स आएंगे। लेकिन ताड़ोबा जंगल में हमको ऐसा प्लानिंग करना पड़ता है कि यहाँ पे कौन सा प्लांट चाहिए, वहां पे कौन सा प्लांट चाहिए, कि वहां नेचुरली प्लांट आ जाए। हम जाके बीज डाल के आते, चीकू का, मैंगो का, गलती से एप्पल का, हम डाल के आते हैं वहां बीजे और बोले ये झाड़ आने चाहिए, वहां पे ताड़ोबा में
कि वो जो आ रहे नेचुरली आ रहे हैं, कि हम इंसानों ने जाकर वहां पेड़ पौधे लगाए, नेचुरली आ रहे हैं ना, इसलिए वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम किसमें चला गया, नेचुरल में। लेकिन अगर खेत में जो प्लांट लाने हैं, चावल का लाना है, गेहूं का लाना है, जवार का लाना है, बाजरा का लाना है, वो तो अपने हाथ में है, कि कॉटन का लाना है, तो आप जो प्लान करेंगे उस हिसाब से आपके खेत में प्लांट आएंगे। तो डेवलपिंग अ प्लांट अकॉर्डिंग टू योर विश इज कॉल्ड एज प्रॉफिट मैनमेड इकोसिस्टम, यानी कि आर्टिफिशियल। आप अपने घर के आंगन में कौन से प्लांट लगाओगे ये आप तय करोगे, ठीक है। नेचुरली अगर वो जंगल जैसा कुछ ग्रो हो गया तो आपको क्या करना है, उसको काट 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 करके अलग कर देना पड़ता है। आप चाहते कि यही सिलेक्टेड प्लांट आपके घर में रहने चाहिए, तो फिर ये कौन है, एक प्रकार से मैनमेड इकोसिस्टम। एक्वेरियम, अब एक्चुअली नदी तालाब में जो जीव जंतु रहते हैं, फिश रहती है, फ्रॉग्स रहते हैं, स्नेक्स रहते हैं, टॉर्टाइस रहते हैं, एक्सेट्रा, ये नेचुरली वहां पे रह रहे कि हमने ले जाके छोड़कर आए वहां पर, नेचुरली। अब अगर मैंने पानी का इकोसिस्टम मेरे घर में बनाया, कांच की पेटी के अंदर एक्वेरियम जिसको बोलते हैं, तो उसमें कौन सी फिश रहेंगी नहीं रहेंगी ये हमको डिसाइड करना है, कि पानी में ऑटोमेटिकली फिश आ जाएंगे। कांच की पेटी में अपन ने पानी भर के रख दिया, फिश ऑटोमेटिकली रात को सोया, सुबह ऑटोमेटिकली फिश आ गई वहां पे। 8 दिन से पानी पड़ा तो फिश आ जाएगी वहां पर, नहीं आएंगी ना। तो फिश जो वहां पर आएंगी वो तो मुझे लाके उसके अंदर डालना पड़ेगा, कि गॉड लाके डाल देंगे उसके अंदर, कहीं से तो भी खरीद के लाऊंगा, कहीं से पकड़ के लाऊंगा तो डालूंगा वहां पर, समझ में आई बात। तो वहां पे कौन सी फिश उस एक्वेरियम में रहेंगी, एक ही टाइप की रहेंगी कि 2 टाइप की रहेंगी कि 3 टाइप की रहेंगी, ये सब किसके प्लानिंग पे निर्भर कर रहा है, इंसान के प्लानिंग पे निर्भर कर रहा है। तो इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं बेटा, मैनमेड यानी कि आर्टिफिशियल, समझ में आ गया। तो वही नदी तालाब में आपको फिश जो मिल रही है वो नेचुरली मिल रही, एक्वेरियम में जो फिश मिलने वाली वो इंसान के प्लानिंग के हिसाब से डिजाइन करके कौन सी फिश वहां डालना है वो वर्कआउट किया जाता है। बहुत पहले मैं महाराजबाग जू में गया था, बहुत पहले, मतलब हो सकता है 7-8 साल हो गए होंगे, तब वहां पे मैंने देखा था, वहां फिश एक्वेरियम का एक हिस्सा था छोटा सा, अभी है कि नहीं मेरे को मालूम नहीं, पर होगा ऐसा उम्मीद करता हूँ। तो वहां पे आप देख सकते हैं छोटे से हिस्से में ना अलग अलग ग्लास चेम्बर्स में पानी रखा है और अलग टाइप की फिशेस का आपको नजारा देखने को मिलेगा। अभी भी होगा तो आपको पहले टिकट लेनी पड़ेगी, कुछ 20-30 रुपए की टिकट होगी, घूम के आने का और देख कर आने। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।